बच्चों आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन। पिछले साल ये जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर था, इससे पहले एक चैप्टर था जीवों में जनन, जो इस बार सिलेबस में नहीं है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसमें कुछ बेसिक चीजें थी, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने क्या क्या है, तो इस चैप्टर का पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो उसमें पहला जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है वो है पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक रंग। याद है, तो पहला जो टॉपिक में पढ़ेंगे लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में कि ये आवृत बीजियों का एक आकर्षक रंग। आवृत बीजी आप लोग जानते हैं कि ऐसे पात्र कहा जाता है जिन्हें पुष्प आते हैं। पात्रों के कई सारे वर्गीकरण हैं, जिसमें समूह है पात्रों का आवृत बीजी जिनमें पुष्प पाया जाता है। फिर दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं क्या क्या है और निषेचन पूर्व घटनाएं क्या क्या होती है पात्रों में लैंगिक जनन के दौरान। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वारा निषेचन, और इसी के साथ निषेचन भी पढ़ेंगे। और अगला जो पढ़ेंगे हम लोग निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, मतलब अगर निषेचन पादप में हो गया उसके बाद कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और कैसे किस तरह से घटनाएं जो है वो घटती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे असंग जनन एवं बहुभ्रूणता को। असंग जनन का मतलब ये होता है कि कभी कभी ये हो जाता है कि उस पादपों में बिना निषेचन के ही जो निषेचन पश्च घटनाएं हैं वो घटने लगती हैं, जिसको असंग जनन करते हैं। और बहुभ्रूणता कहते हैं कि जब कई बीज में जब अनेक भ्रूण हो उस स्थिति को कहा जाता है बहुभ्रूणता। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो बेसिक, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें जरूरी हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है लैंगिक पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जनन के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली जनन में है क्या चीज। ठीक है, तो जनन सामान्य तौर पे ये हम लोग कह सकते हैं कि जीवों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं जनन कहलाता है। इसको अगर एक बढ़िया तरीके से बढ़िया वे में अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान एक छोटी सी संतति को जन्म देता है। ये जो संतति है ये वृद्धि करके परिपक्वता तक पहुंचता है और फिर ये उन्हें संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो जन्म और जो वृद्धि और मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है, और इसी वजह से जो जनन प्रक्रिया है इसी के कारण जो है पृथ्वी पर अभी तक सभी जीवों का अपना अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। तो जनन के द्वारा ही संभव है। तो ये हो गया। नेक्स्ट नंबर पर देखिए जनन की विधियां कितनी है, कि जनन कितनी तरह का होता है। तो पहले ये जो जनन की जो विधियां हैं ये डिपेंड करती हैं कि जनन में कितने जीव जो है भूमिका निभा रहे हैं और भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, जनन में कितने जीव भूमिका निभा रहे हैं और जीवों के बीच जो जनन संतान उत्पन्न कर रहे हैं उसमें कितने जीव जो है वो भागीदारी है या कितने जीव उसमें भाग ले रहे हैं। तो अगर मतलब संतति की उत्पन्न में केवल एकल जनक अगर भाग लेता है तो ऐसे जनन की इस विधि को कहते हैं लोग अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एकल जनक द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है, और वो जो संतति होती है वो सेम टू सेम अपने जनक के ही समान होती है। तो इस विधि को लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। यहाँ पे जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक के निर्माण के बिना अथवा युग्मक के निर्माण की भागीदारी के साथ हो तो इसको हम अलैंगिक जनन करते हैं। दूसरी जो विधि है वो है लैंगिक जनन, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो विपरीत लिंग वाले जीव नर और मादा में युग्मक का निर्माण होता है और फिर उन युग्मकों का संलयन होता है
और फिर उससे जाकर के एक नई संतति बनती है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। यहाँ पे हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। क्योंकि जनन की जो प्रक्रिया है ये इतनी आसान नहीं है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए सुविधा के लिए हम जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको संपूर्ण जो घटना होती है उसको कुछ पार्टों में भागों में बांट दिया गया है जिससे उसको पढ़ने में आसानी हो, उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो निषेचन लैंगिक जनन में जो सबसे पहली घटना होती है, लैंगिक जनन में जो घटनाएं हैं सभी उसमें 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहली घटना होती है वो निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन के पहले जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं में, दूसरा निषेचन और तीसरी निषेचन पश्चात घटना। तो ये लैंगिक जनन में जितनी भी घटनाएं इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। लैंगिक निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। ये बेसिक था जो सिलेबस में नहीं था, इसको हमको ये जो दूसरा पहला अध्याय है इसको समझने के लिए चीजें समझनी जरूरी थी। तो हम लोग आ जाते हैं पहले अध्याय पे। तो पहला जो टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना था, पुष्प पढ़ना था, आवृत विधियों का एक आकर्षक रंग। तो ये जो पुष्प है इसका प्राचीन काल से ही मानव के साथ इसका एक संबंध रहा है। चाहे मानव की इतनी भावना व्यक्त करनी हो, जैसे शोक हो गया, खुशी हो गई, तो वहां पर भी फूलों का उपयोग किया जाता है। और श्रृंगार के लिए भी अनेक सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें फूलों का उपयोग किया जाता है या पुष्पों का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये पुष्प क्या होता है, पादपों को इसका क्या फायदा है कि पादपों में हर साल पुष्प लगते हैं, उनसे उनको क्या फायदा है पादपों को, तो ये जो पुष्प होता है ये पादपों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। और यही वो अंग होता है जहां पर पादपों में क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है पुष्प में। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, लैंगिक दृष्टि से अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो पुष्प है वो पादपों का लैंगिक जनन स्थल है, यानी ये वो जगह है जहाँ पे पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो होती है, संपन्न होती है। अब इसके पहले कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं, ये जो पुष्प हैं इसके कितने भाग होते हैं। तो ये जनरली हम लोग बहुत पहले ही पढ़े होते हैं, बहुत पहले से ही पढ़ाया जाता है। ये जो हरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बाह्य दल या अंग्रेजी में इसको सीपल कहते हैं। ये जो हरा वाला पार्ट है सामान्यतः हरा ही होता है और इसका काम क्या होता है कि जब पुष्प जो है कली अवस्था में होता है तो ये पुष्प को चारों तरफ से ढका रहता है, यानी कह सकते हो कि ये पुष्प की सुरक्षा के लिए लगा होता है। लेकिन जब पुष्प जो है खिल जाता है तो उस समय ये खिलता है तो ये फूल जाता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है दल, पीटल। ये जो रंगीन पार्ट है दिख रहा है, रंगीन पार्ट इसको कहते हैं दल। अब इसका क्या काम है, ये बहुत सा अनेक पुष्पों में आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं कलरफुल अलग अलग कलर के होते हैं, कहीं नीला हो गया, कहीं पीला हो गया, कहीं लाल हो गया। तो इसका फायदा क्या है, ये जो कलरफुल दल होते हैं ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कलरफुल होते हैं या रंगीन होते हैं। अब हम लोग अभी जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे जानेंगे कि नहीं कीटों को क्या, उससे कीटों को क्या लेना देना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल इतना जान लेते हैं कि दल जो है प्रायः रंगीन होते हैं, सामान्यतः रंगीन होते हैं और ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रंगीन होते हैं। अगला जो पार्ट है वो है पुंकेसर, स्टैमेन। ये वाला जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है ये वाला, इसको कहते हैं, ये वाला, ये इतना जो पार्ट है इसको कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। और यही क्या करता है, यही पुष्प का नर जनन अंग है। यही पुष्प का क्या है, नर जनन अंग है। और नेक्स्ट जो पार्ट, नेक्स्ट जो भाग है इसका वो है स्त्री केसर। ये जो हरा वाला पार्ट इतना बड़ा सा दिख रहा है ये, इसको कहते हैं स्त्री केसर। और ये पुष्प का मादा जनन अंग है।
पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक, तो अब हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं कि जो इसके बारे में जो जनरल बातें थी वो हम लोग जान दी। अब हम लोग एक पहली बार नर जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना या उसके पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पुंकेसर की। पुंकेसर की संरचना क्या है। तो ये जनरली जो पुंकेसर का ये जो निर्माण है या ये जो पुष्प का निर्माण है, इनिशिएशन से पहले की घटना होती है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जब किसी पुष्प में फूल आने होते हैं, पुष्प लगने होते हैं, तो उसके पहले क्या होता है कि जो पुष्प के विभिन्न भाग हैं, वहां पे जहाँ हार्मोन का संश्लेषण होता है, हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से ये जैसे मान लीजिए तना है ऐसे करके निकल रहा, तो इस तने में जब हार्मोनल परिवर्तन होने लगता है, तो हार्मोनल परिवर्तन के दौरान जो सबसे आगे वाला पार्ट जहां से पुष्प निकलना होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके मध्य विभेदन होने लगता है। विभेदन का मतलब कि जो इसमें ऐसे करके ये ऐसे तना ऐसे करके है, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि ये ऐसे करके बन जाता है, ऐसे करके संरचना इसकी बनने लगती है, विभेदन होने लगता है। ये जो आगे चलकर क्या बना लेता है, हमारा बाह्यतल बना लेता है और ये पुष्प को पूरी तरह से ढके रहता है। तो ये पुष्प निकलने से पहले ही हर पादपों में बहुत सारे हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप ये हमारा पुष्पीय ये जो संरचना है, इसको ये पुष्पीय आदक है, और इस पुष्पीय आदक के मध्य जो विभिन्न ऊतक में विभेदन और विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे पुष्पत्रंग की रचना होती है, और जो बाद में पुष्पकलिकाएं, ये पहले बाद में पुष्पकलिका बनता है, उसके बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट एक पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पुष्प में जो नर और मादा जनन संरचनाएं होती हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो पुंकेसर पढ़े हैं, तो पुंकेसर एक वचन है। अगर बहुत सारे पुंकेसर एक उसको पुंमंग कहते हैं, इसी तरह इस केसर के लिए जायांग शब्द उपयोग किया जाता है। तो ये जब पुष्प बनने लगता है, तो उसी समय जो फ्लोरल प्रिमार्डियम है या जिसको पुष्पीय आदक कहते हैं, उस समय ये निर्माण होता है पुंमंग का, जायांग का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पुंमंग के बारे में, पुंकेसर के बारे में पढ़ना। ये सभी निषेचन पूर्व घटनाओं में ही आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पुंकेसर, लघुजनधानी तथा परागकण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल पुंकेसर और लघुजनधानी और लघुजनन यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पुष्प है। अभी जैसा कि हमने बताया कि ये क्या था, हमारा पुंकेसर था। इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, जो पुंकेसर का पतला डंठल जैसा पार्ट है, इसको कहा जाता है तंतु। क्या कहा जाता है? तंतु, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फिलामेंट, कहते हैं फिलामेंट हो गया, ठीक है। और इसी तंतु का जो आधारी भाग है, निचला भाग है, वो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। पुष्पासन का मतलब यहाँ पे आके जुड़ा रहता है। और पुंकेसर का जो ये वाला पार्ट, सबसे ऊपरी पार्ट, उसको कहा जाता है परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। और इसी में नर युग्मक का निर्माण उसी के अंतर्गत होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि समान पुंकेसर में दो भाग होते हैं। पहला, जैसा कि हमने बताया, तंतु होता है। ये पुंकेसर का लंबा और पुंकेसर का लंबा पतला भाग है, जिसका आधारी जो सिरा है वो पुष्प के पुष्पासन में पुष्प से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग इसका है परागकोश, सबसे ऊपरी भाग। ये पुंकेसर का अंतिम सिरा भाग है, जो द्विपालिक होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पाली ये है और एक पाली इसके जस्ट पीछे है, उसको परागकोश कहते हैं। अब हम लोग परागकोश के बारे में ही पढ़ेंगे आगे। तो परागकोश जो ये होता है, परागकोश हमारा, तो एक सामान्य जो पुष्प होता है, सामान्य पुष्प में अगर बात करें तो जो परागकोश होता है वो द्विपालिक होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
ये पाली इधर की ये वाली हो गई और एक पाली इधर की हो गई। तो समान जनरली जो पुष्प होते हैं उसमें जो हमारा ये परागकोश है वो द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक पाली थी, इसमें 2 कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये और एक कोष्ठ ये। तो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक पाली है उसका वो द्विकोष्ठीय होता है। और इन जो यहाँ पे हमारा ये पाली, जैसे कि यहाँ पाली है, ये एक अनुलंब खांच प्रवारक द्वारा अलग करती हुई लंबवत जो है वो गुजरती है, वो दोनों जो कोष्ठ होते हैं उनको अलग अलग करती है। परागकोश का अगर हम अनुप्रस्थ काटे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो परागकोश था हमारा, परागकोश के 4 कोने पर ये छोटी छोटी गोल संरचनाएं हैं जिसको क्या कहते हैं, लघु बीजांड धानी कहते हैं, जिसको लघु बीजांड धानी कहते हैं। ये 4 संरचनाएं होती हैं, प्रत्येक कोने पर एक यहाँ पर है और फिर यहाँ पर एक 4, प्रत्येक कोने पर 4 लघु बीजांड धानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। जैसा कि हमने बताया था कि ये क्या था कि ये यहाँ से एक पाली ए, एक पाली ए, तो एक पाली में 2 और एक पाली में 2। तो इस तरह से ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक समान परागकोश में कितनी लघु बीजांड धानियां होती हैं। तो सामान्यतः जनरली जो है 4 ही होती हैं और एक समान परागकोश में। और दूसरी बात कि जो यही जो हमारा ये जो लघु बीजांड धानी जिसको हम लोग कह रहे हैं, यही आगे विकसित होकर के क्या बनाता है, परागकुटी बनाता है। क्या बनाता है, परागकुटी बनाता है। और प्रत्येक परागकुटी में परागकण भरे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके परागकण भरे होते हैं जो नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रत्येक पाली में इस तरह से जो 4 पालियां उसमें प्रत्येक पाली में हजारों लाखों की संख्या में पूरी तरह से वो छोटे छोटे भरे होते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि ये जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ये लघु बीजांड धानी, इसको अगर हम लोग यहाँ वाला पार्ट अगर काट के देखें तो हम लोग को किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा वो पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट में अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो लघु बीजांड धानी की अगर संरचना की बात करें तो लघु बीजांड धानी जो है ये लगभग आकार में गोलाकार होती है और ये 4 परतों से आवृत होती है। कितनी परतों से, 4 परतों से आवृत होती है। पहली जो परत है ये वाली परत, इसको कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं इसको, बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरी ये जो बीच वाली परतें हैं, ये बीच की जो परत है इसको अंतस्थिसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थिसियम कहते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली जो परत है ये वाली परत, ये इसको मध्य परत कहते हैं, इसको मध्य परत कहते हैं या मिडिल लेयर कहते हैं। और सबसे आंतरिक जो ये यहाँ पे जो आप लोग ये ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा है, इस वाली परत को टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। अब इन 4 परतों का काम क्या है, तो ये जो ऊपर वाली 3 परतें हैं ये केवल और केवल लघु बीजांड धानी की सुरक्षा के लिए लगी होती है। वो केवल उसकी रक्षा करती है कि कोई भी चीज जो है वो अंदर ना आने पाए या कोई किसी भी वजह से जो यहाँ इसके अंदर जो परागकण विकसित हो रहे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये जो चौथी परत है हमारी टैपिटम है, ये क्या करती है, तो ये जो अंदर इसके परागकण विकसित हो रहे होते हैं, क्योंकि परागकण जो है वो एक सजीव कोशिकाएं होती हैं, उनको पोषण की जरूर आवश्यकता होती है, उनको पोषण प्रदान करवाते हैं कौन, हमारे टैपिटम लेयर की, टैपिटम परत की कोशिकाएं। इस परत की कोशिकाओं में कुछ खास बात भी होती है कि इस लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव मतलब कोशिका के बीच में जो लिक्विड पूरा भरा हुआ है वो बहुत ही गाढ़ा होता है और इसमें समानतः 1 से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो ये अब यहाँ पे आप लोग एक मतलब पूरा बड़ा सा फूटा हुआ जो पूरी तरह से विकसित परागकोश है उसको देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ से फट जाता है, ये जो छोटी छोटी आपको सेल दिख रही है, कोशिकाएं दिख रही है, ये परागकण है और ये इसके द्वारा जो है बाहर निकलती है और जाकर के जो मादा जनन संरचना है
वहां तक पहुंचती है। तो ये उसका पूरा डिटेल टीएस है, मतलब अनुप्रस्थ काट है। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु ध्वनि की, तो हमने संरचना पढ़ ली। अब हम लोग बात करते हैं कि नहीं लघु बीजाणु ध्वनि में जो अभी हम लोग परागकण परागकण कह रहे हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो परागकण जो लघु बीजाणु ध्वनि है, ये हमारी लघु बीजाणु ध्वनि, तो जब ये अपरिपक्व होती है यानी जब विकसित हो रही होती है, तो इसके बीच में ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, इसके बीच में अनेक कोशिकाओं का, अनेक एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसको लघु बीजाणुजन कोशिका कहते हैं, जिसको लघु बीजाणुजन है। लघु बीजाणुजन ऊतक या कोशिका एक एक को अगर कहना तो कोशिका, अगर पूरे को कहना है तो लघु बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। अब ये ऊतक क्या होते हैं कि यही ऊतक आगे चल के किसका निर्माण करते हैं, पराग कण का निर्माण करते हैं। वो कैसे होता है हम लोग पढ़ते हैं, तो ये लघु बीजाणुजन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से ये जो सेल्स है हमारी, आप लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ गई। अब ये क्या है, इसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। जब समसूत्री विभाजन होता है तो वहाँ पे 2 कोशिकाएं बनती हैं, और जब कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वहाँ पे 1 कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी। कुछ इस तरह से एक जो यहाँ पे कोशिका थी वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजर करके कितनी कोशिका बना देती है, 4 कोशिका बना देती है। और ये चारों जो कोशिकाएं बनती हैं ये अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। तो परागकण के विकसित होने पर बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु या चतुष्टय बनाती हैं। 4 कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं जिसको लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। तो ये जो 4 कोशिकाओं का समूह है इसको कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। और ये जो लघु बीजाणु बनते हैं, तो यही जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन, तो यही जो यहाँ पे था लघु बीजाणुजन ऊतक। तो लघु बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल था कि जो लघु बीजाणुजन ऊतक कोशिका थी, लघु बीजाणुजन ऊतक की कोशिका थी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और वो क्या बना दी, लघु बीजाणु बना दी। क्या बना दी, लघु बीजाणु बना दी। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये है। अब क्या है, उसमें हम लोगों ने देखा था उसमें एक कोशिका नहीं थी बल्कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह था। तो उसमें हर एक कोशिका में यह क्षमता होती है वो विभाजित करके लघु बीजाणु का निर्माण जो है कर सके। प्रत्येक कोशिका, जो भी कोशिका है, तो एक परागमात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये जब यहाँ पे 4 लघु बीजाणु ये जो बन गए, ये आपस में सटे रहते हैं। जैसे जैसे पराग कोश जो है परिपक्व होता है तो जाकर के अंतिम में जो है अलग अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाने के बाद इसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा इसमें क्या किसका निर्माण हो जाता है, पराग कण का निर्माण हो जाता है। और पराग कण जो है यही जो है नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।